H9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, लेकिन उस सत्ता के परिवर्तन के बावजूद भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा करना और विस्तार से पूरे मामले को समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जहन में रखते हुए शिवसेना पार्टी में एक बड़ी टूट को अंजाम दिया, उस टूट के बाद कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी एक तरीके से बिखरती हुई नजर आई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप देखिए कि शिवसेना पार्टी उस स्तर पर जा चुकी है कि एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना में शामिल होने के बाद ही अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, आज वो नेता एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। दरअसल बीएमसी चुनाव सर पर है और ऐसे में राज ठाकरे की तरफ भी कई तरीके की उम्मीदें जो है उद्धव ठाकरे जो है लगाए बैठे हैं। लेकिन राज ठाकरे की अगर यहाँ पर पूरे राजनीतिक जीवन को समझने की कोशिश करें तो राज ठाकरे ने बीते 2 सालों में जिस तरीके से अपने विचारधारा में परिवर्तन किया है और साथ ही अपने पार्टी का झंडा तक बदल दिया है, तो ऐसे में उनसे जो उम्मीदें लगाई गई है उद्धव ठाकरे की, क्या राज ठाकरे उन उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे? और साथ ही यहाँ पर उनके बेटे अमित ठाकरे की भी बात की जाएगी। दरअसल अमित ठाकरे अब अपने पिता राज ठाकरे की उस विरासत वाली राजनीति को संभालने के लिए कमर कसते नजर आ रहे हैं और तरह तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है ताकि मीडिया का जो फोकस है वो उन पर हो सके। दरअसल अमित ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और उन इलाकों के दौरा करने के बाद उनको ये उम्मीद जो है वो जाग रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उनके साथ खड़ी नजर आएगी। और साथ ही उन्होंने अपने बयानबाजी में देवेंद्र फडणवीस तक को लताड़ लगा दी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से राजनीतिक जीवन में अपनी शुरुआत किए थे, उन तमाम बातों को लेकर के उन पर निशाना साधा गया है और ये बात कही गई है अमित ठाकरे के द्वारा कि दरअसल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की हार हुई है और भले ही वो इस बात को लेकर के काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद भी उन्हें क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये सवाल उनके द्वारा पूछा गया। दरअसल इस बात पर जो है जहन दौड़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2 बार के कार्यकाल को निभा चुके मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप देती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा मामला यहाँ पर नजर आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की जो रणनीति है वो रणनीति ये है कि एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल करके सबसे पहले तो शिवसेना को ख़त्म कर दिया जाए। शिवसेना की जो तमाम विचारधारा वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं दूर कर दिया जाए शिवसेना से और वो तमाम लोगों को एकनाथ शिंदे के साथ जोड़ लिया जाए और इसी रणनीति के तहत लगातार जो है काम किए जा रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत की और उस बड़ी बगावत के बाद सरकार का गठन किया, लेकिन गठन होने के बावजूद भी सरकार के लगातार एकनाथ शिंदे जो है वो हमलावर हैं शिवसेना पर और उद्धव ठाकरे पर। ये बात इस बात पर पूरी तरीके से इशारा कर रही है कि दरअसल एकनाथ शिंदे का जो मकसद है और उस मकसद के पीछे जो चेहरा है वो बीजेपी का। दरअसल बीजेपी ये चाहती है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की सियासत को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया जाए और उस जगह पर एकनाथ शिंदे को जो है तैनात कर दिया जाए। एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे के उस वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे को भी आने वाले भविष्य में वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिस कामयाबी के लिए वो ये तमाम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी उनको भी एक बड़ा धोखा दे सकती है। देखिए यहाँ पर ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी क्या, ये सवाल आपसे, क्या बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या फिर
देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल देवेंद्र फडणवीस के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और इसका सीधा खामियाजा जो है वो एकनाथ शिंदे को मिलेगा। दरअसल एकनाथ शिंदे इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता की उपाधि दे दी है, लेकिन बीजेपी दरअसल वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम फैसले लिए थे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। इस बात में दम इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रकांत पाटिल ने पुणे के एक भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मेलन में एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद उस समय महाराष्ट्र की राजनीति गर्माती नजर आई थी। दरअसल चंद्रकांत पाटिल ने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री सीएम एकनाथ शिंदे को बना तो दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं भारी मन से बनाया गया, यानी कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय जो है हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में ही बेहतरी नजर आ रही थी। लेकिन अब राज ठाकरे के बेटे की तरफ नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल राज ठाकरे जब बीजेपी से इतने ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने सरकार के गठन होने के बाद देवेंद्र फडणवीस के मामले में भी कसीदे पढ़े थे और एकनाथ शिंदे को भी बधाई दी थी, तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि अमित ठाकरे अब पूरी तरीके से जो है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलने से अमित ठाकरे को ये बात नजर आती है कि भविष्य में उनके राजनीतिक जो कद में इजाफा होगा? क्या अमित ठाकरे अपने पिता से अलग हट करके नई लाइन पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि राज ठाकरे ने जिस तरीके से बीते अगर 6 महीनों पर नजर डालें आप, तो वो लगातार उस तरीके के मुद्दों को हवा देने की कोशिश किए थे जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलता है, और राजनीतिक लाभ मिलने का कारण यही है कि वो इस तरीके के मुद्दों को उठाती है। लेकिन क्या राज ठाकरे को भी ये नौबत आ गई है कि अब वो बीजेपी की तरह ही मुद्दों को भटकाने की कोशिश करेगी? हालांकि बीजेपी और राज ठाकरे के बीच दूरी तो आपको नजर आती है, लेकिन वो दूरी मात्र कैमरे के सामने नजर आती है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर अगर आप देखें तो पूरी तरीके से राज ठाकरे कहीं न कहीं बीजेपी के ही विचारधारा के साथ चल रहे हैं, और बीजेपी की विचारधारा के साथ चलते चलते हो सकता है कि आने वाले समय में भविष्य की सियासत में वो एनडीए के साथ जाना भी पसंद करेंगे, और एनडीए के साथ जाने के बाद हो सकता है कि महाराष्ट्र में उनको एक नए राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी देखने को मिले। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके से राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का गठन किया था 2004 में शिवसेना से अनबन होने के बाद, उसके बाद लगातार जो है उनको कामयाबी नहीं मिली है किसी भी चुनाव में महाराष्ट्र में, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी विचारधारा को बदलने के बाद हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ अगर वो चलते हैं तो जनता उनके साथ खड़ी नजर आएगी और उनको राजनीतिक लाभ मिलता नजर आएगा। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार जहन में गर्दिश कर रहे हैं, और इन सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। दरअसल राज ठाकरे के सियासत का इम्तिहान तभी होगा जब महाराष्ट्र में आने वाले समय में बीएमसी चुनाव के नतीजे आएंगे और विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।